purgatives. What is purgatives? Purgatives are drugs that promote evacuation of bowel and they are used for treatment of constipation. Purgatives को कहाँ यूज करते हैं? प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है. अबव द एज ऑफ 60 इट इज वेरी कॉमन कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि क्या हो जाती है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट क्या हो जाती है, स्लगिश हो जाती है. तो उस कंडीशन में क्या है, वी कैन यूज परगेटिव्स. मेनली कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन का रीजन है मेनली कोई फाइबर डाइट कम लेता है उसकी वजह से, या वाटर इनटेक कम है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, मेन रीजन ऑफ कॉन्स्टिपेशन. तो मेन अगर हमें कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा. हमें ज्यादा फाइबर डाइट, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना होगा, एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए. तो इससे क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो जाता है. ड्रग की बात करें, अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो फिर हम ड्रग्स यूज करते हैं, दैट आर परगेटिव्स. परगेटिव अलग अलग टर्म्स है. अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी हमने इस ड्रग को 2 में डिवाइड किया है. अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, फर्स्ट टर्म इज लैक्सेटिव, सेकेंड इज परगेटिव, also called aperients, and purgative also called cathartics. इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग टर्म है, चारों सेम ही टर्म है, लेकिन अगर माइल्ड इन एक्शन है तो हम उसको बोलेंगे लैक्सेटिव, स्ट्रॉन्ग इन एक्शन है तो दे आर एक्ट एज अ परगेटिव. तो ये क्या होगी, अगर हम इन ड्रग को लो डोज पे यूज करते हैं तो दे एक्ट एज अ लैक्सेटिव. हाई डोज पे वो किसकी तरह होती है, परगेटिव की तरह काम करती है, एक्शन में स्ट्रॉन्ग हो जाती है. तो जब हम लो डोज करते हैं तो जो स्टूल निकलता है दैट इज सॉफ्ट एंड फॉर्म स्टूल. परगेटिव डोज आपने बढ़ा दी, हाई डोज ले ली, स्ट्रॉन्गर इन एक्शन, तो मोर फ्लूइड इवेक्युएशन. तो टर्म एक ही है पर उसके एक्शन के अकॉर्डिंग हमने उसको इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग टर्म्स में डिवाइड किया है. अब अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ परगेटिव्स. कौन कौन सी ड्रग है जो परगेटिव की तरह हम यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन में. फर्स्ट इज, 4 ग्रुप में डिवाइड किया है हमने इसको ड्रग्स को. फर्स्ट इज बल्क फॉर्मिंग परगेटिव, बल्क फॉर्मिंग परगेटिव. सेकेंड इज स्टूल सॉफ्टनर्स. थर्ड इज स्टिमुलेंट परगेटिव. एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक परगेटिव. मोस्ट कॉमन क्या यूज करते हैं, बल्क फॉर्मिंग परगेटिव. ये मोस्ट कॉमन है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर, ब्रांड, साइलम, स्टेबुला. स्टूल सॉफ्टनर में मेनली आती है डोक्यूसेट्स, another name DOSS, dioctyl sodium sulfosuccinate. Second is liquid paraffin. They are stool softener. Next is stimulant purgative. They are stronger in action. I will discuss later. तो हमने फिर further subgroups में divide किया है, मैं आगे डिस्कस करूंगी. And last is osmotic purgative. ऑस्मोटिक परगेटिव में हम मेनली क्या यूज करते हैं, आयंस, सोडियम आयंस, मैग्नीशियम आयन, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट. नेक्स्ट इज सोडियम, पोटेशियम, टार्ट्रेट. लास्ट इज लैक्टुलोज. तो दे आर ऑस्मोटिक परगेटिव. So these are the classification of purgatives.
I will discuss all the drugs one by one. तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बल्क फॉर्मिंग, जिसके साइड इफेक्ट्स कम है और कॉमनली यूज होती हैं। सो फर्स्ट इज बल्क फॉर्मिंग परगेटिव्स। बल्क फॉर्मिंग परगेटिव्स में मैंने बताया मोस्ट कॉमन जैसे डाइटरी फाइबर्स। ये क्या होते हैं? बल्क फॉर्मिंग है, डाइटरी फाइबर्स मोस्ट कॉमन यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। अगर ये कैसे एक्ट करती है एज अ परगेटिव, उसकी मैकेनिज्म अपन डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो डाइटरी फाइबर होते हैं इनडाइजेस्टिबल है। इनडाइजेस्टिबल है, इनका डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन नहीं होता। डाइटरी फाइबर जैसे ही आपने इंटेस्टाइन में लिया, इनका डाइजेशन नहीं होगा। इट विल रिमेन इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में रहेगा तो ये क्या करेगा? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर है तो ये क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या होगा? इंक्रीज बल्क। स्टूल बल्क है वो बढ़ जाएगा। स्टूल बल्क बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? इंटेस्टाइन पे रिफ्लेक्सली क्या करेगा? प्रेशर डालेगा। तो उससे क्या होगा? इंक्रीज पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन। और उससे क्या होगा? पेरिस्टालसिस बढ़ेगी तो इवैक्यूएशन ऑफ बल्क। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइटरी फाइबर। यानी इनडाइजेस्टिबल आपने इंटेस्टाइन में लिया, वही रहा। हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे इसका बल्क कंटेंट बढ़ जाएगा। और वो क्या करेगा? रिफ्लेक्स इंटेस्टाइन पे प्रेशर डालेगा, पेरिस्टालसिस बढ़ेगी और इवैक्यूएशन हो पाओ। दिस इज द मैकेनिज्म दैट इज एज अ परगेटिव। सेकंड क्या करता है? जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये इंटेस्टाइन में कंबाइंड विद बाइल एसिड। बाइल एसिड के साथ कंबाइंड होते हैं तो क्या करेगा? बाइल एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगे। बाइल एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ गया तो इससे क्या होगा? रिफ्लेक्सली लीवर के अंदर मोर कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट इनटू बाइल एसिड। लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बाइल एसिड में। तो यानी इसने क्या किया? डिक्रीज एलडीएल लेवल। तो डाइटरी फाइबर्स एलडीएल लेवल को भी कम करते हैं। वो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी। दिस इज द मैकेनिज्म। साइड इफेक्ट क्या है डाइटरी फाइबर्स के? एक तो देखो, हाई अमाउंट लेना पड़ेगा इसका, 10 to 40 ग्राम पर डे। तो अमाउंट ज्यादा है। इसका इफेक्ट जो आता है अराउंड 3 to 4 डेज में आता है। तो अगर किसी को इमरजेंसी नहीं है, प्रिवेंट करना है, 3-4 दिन में इफेक्ट आता है, तो हम डाइटरी फाइबर्स मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। साइड इफेक्ट तो इसके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट नहीं है। अमाउंट ज्यादा है तो इट इज अनपैलेटेबल, नंबर 1। और सेकेंड इज गैस फॉर्मेशन, तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। मोस्ट सिंपल साइड इफेक्ट है, कोई स्पेसिफिक सीरियस साइड इफेक्ट इसके साथ नहीं है। तो मोस्ट कॉमन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो मोस्ट जो प्रीफर किया जाता है दैट इज डाइटरी फाइबर बल्क फॉर्मिंग परगेटिव्स। सेकेंड ग्रुप इज स्टूल सॉफ्टनर। अगर इससे ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हम किस पे जाएंगे? स्टूल सॉफ्टनर्स पे। तो सेकेंड ग्रुप इज स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर इसमें फर्स्ट आता है डोक्यूसेट्स। डोक्यूसेट्स क्या है? दिस इज द स्टूल सॉफ्टनर। इसमें इसकी मैकेनिज्म क्या है? अनदर नेम ऑफ डोक्यूसेट DOSS, डाइऑक्सिल सोडियम सल्फोसक्सिनेट। मैकेनिज्म ये कैसे स्टूल को सॉल्व करता है? देखो, जो डोक्यूसेट होता है इट इज एनायनिक इमल्शन। इट इज अ एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट है तो ये क्या करता है? जो स्टूल कंटेंट है
कोलोनिक कंटेंट है उसको क्या करेगा, इमल्सिफाई द स्टूल कंटेंट इन इंटेस्टाइन। वो इमल्सिफाई हो गया तो क्या होगा, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन इन स्टूल। स्टूल में क्या आ जाएगा, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, इट मेक द स्टूल सॉफ्ट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डोक्यूसेल। एक्ट एज अ नाइलिंग डिटर्जेंट, तो इमल्सिफाई करेगा तो उसमें ज्यादा वाटर ऐड हो जाएगा और स्टूल जो हार्ड था वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। तो ये कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल दैट रिक्वायर्ड स्टेनिंग। तो इसने क्या किया, स्टूल को सॉफ्ट किया। दिस इज द मैकेनिज्म। साइड इफेक्ट, ये भी डिटर्जेंट है तो अनपेनिट्रेबल है नंबर 1, और सेकेंड इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अगर इसको हाई डोज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड करते हो तो इट कैन कॉज हिपैटोटॉक्सिसिटी, इट इज रेयर। इफेक्ट की बात करें, इसका इफेक्ट आता है 1 to 3 डेज में। डायट्री फाइबर का इफेक्ट आता है 3 से 4 दिन में, इसका थोड़ा जल्दी आ जाता है 1 to 3 डेज में। तो दिस इज द वन स्टूल सॉफ्टनर। सेकेंड वन इज लिक्विड पैराफिन। Second is liquid paraffin. It is also stool softener. मैकेनिज्म की बात करें, नाम से भी पता चल रहा है लिक्विड पैराफिन। तो दिस इज ऑयली प्रिपरेशन, ऑयल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज अ फार्माकोलॉजिकल इनर्ट ऑयल। जैसे ही इंटेस्टाइन में लिया, ऑयल है, इसका भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ऑयल है तो ये क्या करेगा, जो इंटेस्टाइन में स्टूल कंटेंट है उसको क्या करेगा, एक लुब्रिकेंट का काम करेगा, उसमें एक ऑयली लेयर बना देगा। तो इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेट द स्टूल कंटेंट, लुब्रिकेट करेगा स्टूल कंटेंट को। तो उससे क्या होगा, वाटर बाहर कम आएगा स्टूल से, तो डिक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टूल। तो वाटर स्टूल में ही ज्यादा रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, मेक द स्टूल सॉफ्ट। तो इसने क्या किया, एक लुब्रिकेट की लेयर बना के स्टूल को क्या किया, सॉफ्ट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका इफेक्ट कितने से दिन में आता है, 1 to 3 डेज में। यानी स्टूल सॉफ्टनर का इफेक्ट आता है 1 to 3 डेज में। साइड इफेक्ट, इसके थोड़े साइड इफेक्ट है, ज्यादा है लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। पहला साइड इफेक्ट, इट इज ऑयली प्रिपरेशन है तो इट इज अनपैलेटेबल, क्योंकि ये ऑयली प्रिपरेशन है। दूसरा, ऑयली प्रिपरेशन है, अगर आप उसको किसी को फोर्सफुली देते हो तो हो सकता है ये लंग्स में चला जाए और क्या कर सकता है, एस्पिरेट लिक्विड निमोनिया, कैन कॉज एस्पिरेट लिक्विड निमोनिया। थर्ड, ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में रहेगा तो फैट सोल्यूबल विटामिन को अपने साथ कंबाइन करके रखेगा तो उसके एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के। नेक्स्ट, हालांकि इसका इंटेस्टाइनल वॉल में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, फिर भी कुछ अमाउंट क्या चला जाता है, इट कैन एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड्स। तो क्या कर सकता है, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा ऑफ लिम्फ नोड्स, क्या कर सकता है, फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमा ऑफ मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, लीवर एंड स्प्लीन। इंटेस्टाइन की जो लिम्फ नोड्स है उनमें ग्रैनुलोमा प्रोड्यूस कर सकता है। फिर अगर किसी को एनल फिस्टुला है तो ये क्या करता है, उसमें हीलिंग को इम्पेयर करता है, इम्पेयर हीलिंग ऑफ एनल फिस्टुला। लास्ट, ऑयली प्रिपरेशन है, सम अमाउंट कैन लीड टू एनल स्फिंक्टर, तो कैन कॉज सोशल एंड फिजिकल डिस्कम्फर्ट।
डिस्कम्फर्ट। तो दिस इज द साइड इफेक्ट, कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। अगर गल फॉर्मिंग से इफेक्ट मिलता तो वी कैन गो फॉर स्टूल सॉफ्टनर। इफेक्ट आता है इनका 1 से 3 दिन में। थर्ड इज स्टिमुलेंट परगेटिव्स। दो अपनों ने हो गए, बल फॉर्मिंग परगेटिव, स्टूल सॉफ्टनर परगेटिव। थर्ड इज स्टिमुलेंट परगेटिव। स्टिमुलेंट परगेटिव्स को हमने फर्दर सब क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी जो मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज डाइफेनाइल मीथेन, सेकेंड इज एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स, थर्ड इज 5-HT4 agonist, and last one is mixed oil. चार ग्रुप में डिवाइड किया हमने। फर्स्ट इज डाइफेनाइल मीथेन, इसमें 3 ड्रग्स आती हैं, फिनोक्सिलिन, बिसाकोडिल, and third is sodium picosulfate. एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव में सेना, कैस्कारा। 5-HT4 agonist, this include procalopride. And last is mixed oil, this includes castor oil. तो ये सारी की सारी ड्रग्स क्या करती है, स्टिमुलेंट परगेटिव्स की तरह काम करती है। तो सबकी मैकेनिज्म होगी एज ए परगेटिव वो सेम होगी। तो अपन इसकी मैकेनिज्म है सबकी एक साथ डिस्कस करते हैं। फिर जो इंडिविजुअल वेरिएशन है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन स्टिमुलेंट परगेटिव्स की कॉमन मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसकी, ये क्या करती है, अल्टर द फ्लूइड डायनेमिक ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा। जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा है ये अपन बनाते हैं, मैं इंटेस्टिन बना रही हूं, ये इंटेस्टिन है उसकी ल्यूमन है, और ये क्या है, म्यूकोसा है। म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ सेल्स, दिस इज विलस और दिस इज क्रिप्ट। तो ये क्या है, सेल से मिलकर बनी है। तो मैं एक इंडिविजुअल सेल बनाती हूँ यहाँ, तो ये तो क्या है, विलस सेल है, और ये क्या है, क्रिप्ट सेल। तो विलस होता है, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम ATPase, और यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिप्स होता है वहां पे क्या होता है, साइक्लिक AMP। तो नॉर्मली क्या होता है, ल्यूमन की क्या फ्लूइड डायनेमिक है, यहाँ पे स्टूल है, वाटर है, आयंस है। तो ये क्या करता है, जो सोडियम पोटेशियम ATPase होता है ऑन द विलस सेल, ये क्या करता है, इंटेस्टाइन से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करता है इन द म्यूकोसा, और वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो यानी सोडियम पोटेशियम ATPase का काम क्या है, ल्यूमन से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को ग्लूकोसा में एब्जॉर्ब करना। जो ये विलस सेल है, क्रिप्ट सेल है, यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक AMP। ये साइक्लिक AMP क्या करता है, ये क्या करता है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सक्रीशन करवाता है इन द ल्यूमन के अंदर। तो यानी इसका काम है ग्लूकोसा में एब्जॉर्ब करवाना, और इसका काम क्या है, साइक्लिक AMP का एक्सक्रीशन करवाना। तो अब जो स्टिमुलेंट परगेटिव्स है वो क्या करती है, इनकी मैकेनिज्म, दे अल्टर द इंटेस्टिनल फ्लूइड डायनामिक। कैसे, बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, अल्टर द फ्लूइड डायनामिक ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा बाय फर्स्ट इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम ATPase। सोडियम पोटेशियम ATPase को इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ग्लूकोसा में कम होगा।
तो water and electrolytes remain in lumen. Second, ये क्या करेगा? Stimulate cyclic AMP. साइक्लिक AMP को स्टिमुलेट करेगा तो इंक्रीज इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एक्सक्रीशन. थर्ड मैकेनिज्म, ये क्या करता है? इंटेस्टिनल म्यूकोसा में इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एनोसिंथेसिस. तो प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा सिंथेसिस होगा तो वो भी क्या करेगा? इंक्रीज इंटेस्टिनल सिक्रीशन. तो वो भी क्या करेगा? सिक्रीशन को बढ़ाएगा. फोर्थ, ये क्या करता है? फोर्थ क्या करता है? ये जो म्यूकोसल सेल है उसको क्या करेगा? इरिटेंट इफेक्ट है. इरिटेट द इंटेस्टिनल म्यूकोसा. तो ओवरऑल इसने क्या किया? वाटर को ल्यूमन में ही रहने दिया. तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट ल्यूमन में रहेंगे तो म्यूकोसा में नहीं जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वहीं रहेंगे. इरिटेट करेंगे तो क्या करेगा? इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस. तो कुल मिला के इसने क्या किया? एक्ट एज अ परगेटिव. तो ये क्या है? जितने भी हमने 4 ग्रुप पढ़े हैं सबकी मैकेनिज्म एक ही है. ये क्या करती है? अल्टर द फ्लूइड डायनामिक ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा और एक्ट एज अ परगेटिव. अब अपन फर्स्ट इसका जो सब ग्रुप है वो डिस्कस करते हैं. डाइफेनाइल मीथेन. इसमें मैंने 3 ड्रग्स आपको बताई थी. फिनोक्सिलिन, बिसाकोडिल एंड सोडियम पिकोसल्फेट. मैकेनिज्म सेम है. इनकी जो साइट ऑफ एक्शन होती है वो क्या होती है? कोलन. लार्ज इंटेस्टाइन है इनकी साइट ऑफ एक्शन. इनका जो इफेक्ट आता है वो 6 to 8 days में आता है. 6 to 8 hours में, सॉरी. तो इसको क्या करते हैं? बेड टाइम पे लेते हैं, सोते समय लेते हैं इन ड्रग्स को. तो इनका इफेक्ट 6 से 8 यानी अर्ली मॉर्निंग इसका इफेक्ट आ जाएगा. आप अगर इसको रात को लेते हो तो ये इसका एक्शन है. नेक्स्ट ग्रुप है एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स. दिस इंक्लूड्स सेना एंड कैस्कारा. सेकंड ग्रुप इज एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव सेना एंड कैस्कारा. इनकी भी क्या होता है? देखो, जो एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स है दे आर प्लांट प्रोडक्ट. ये क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है. तो इसमें क्या होता है? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड. एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है. दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म. जैसे ही कोलन में गया, कोलन में इसमें बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे? इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे. दैट इज एंथ्रोल. दिस इज द एक्टिव फॉर्म. और ये एंथ्रोल क्या करता है? एक्ट एज अ स्टिमुलेंट परगेटिव. जो मैकेनिज्म मैंने बताई थी वो ये काम करेगा. यानी इसमें एंथ्राक्विनोन इज इनएक्टिव इन द कोलन. बैक्टीरिया इसको एंथ्रोल में कन्वर्ट करता है और वो एक्ट एज अ स्टिमुलेंट परगेटिव. तो इसकी भी साइड ऑफ एक्शन क्या है? कोलन. और इसका इफेक्ट भी 6 से 8 घंटे में आता है. तो इसको भी सोते समय लिया जाता है एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स को. थर्ड ग्रुप इज 5-HT4 एगोनिस्ट. थर्ड सब ग्रुप 5-HT4 agonist. This includes prucalopride. इसकी मैकेनिज्म आपको अगर पता होगा, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उसमें 3 टाइप का नर्वस सिस्टम था. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और लास्ट वन कौन सा था? एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइनल नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम ये जो मैंने इंटेस्टाइनल नर्वस सिस्टम भी बनाया है, इंटेस्टाइनल न्यूरॉन बनाया है.
ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। तो यहाँ पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है 5-HT4 रिसेप्टर्स। तो जैसे ही आपने 5-HT4 एगोनिस्ट दिया, ये क्या करता है प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर पे जाके काम करता है और ऊपर से क्या होता है वेसिकल से एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को बढ़ाएगा, और वो कौन सा है यहाँ पे एसिटाइलकोलिन, यानी it has the agonist on 5-HT4 receptor presynaptically, so increase the release of excitatory neurotransmitter acetylcholine, और ये अपने रिसेप्टर पे काम करेगा, इंटेस्टाइन में एंट्री रिसेप्टर है, और ये क्या करेगा इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस, इंक्रीज इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस, और एक्ट एज अ स्टिमुलेंट परगेटिव। तो यानी फ्लूटैलोप्राइड ने स्टिमुलेंट परगेटिव का काम कैसे किया, बाय एक्टिंग ऑन प्री सिनेप्टिक 5-HT4 रिसेप्टर। इसका इफेक्ट भी 6 से 8 घंटे में आता है। एक है न्यू ड्रग ल्यूबिप्रिस्टोन। ल्यूबिप्रिस्टोन क्या है, इट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ये क्या कहता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, तो इंटेस्टिन पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पे काम करेगा, EP4 रिसेप्टर पे। तो क्या होगा इंक्रीज क्लोराइड सिक्रीशन, वाटर सिक्रीशन, यानी इसने क्या किया इंटेस्टाइनल सिक्रीटरी एक्टिविटी को बढ़ाया बाय एक्टिंग ऑन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। दिस इज द न्यू ड्रग। ये भी कैसे काम करती है, एक्ट एज अ स्टिमुलेंट परगेटिव बाय एक्टिंग ऑन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। कई बार प्री-पीजी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लास्ट स्टिमुलेंट परगेटिव मिक्स्ड ऑयल, दैट इज कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ये भी क्या है, नाम से पता चल रहा है ये ऑयल है। किससे मिलता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस। उसमें क्या होता है रिसिनस कम्युनिस है, सीड्स के अंदर रिसिनोलिक एसिड। इसमें क्या होता है TgO रिसिनोलिक एसिड। कैस्टर ऑयल किसमें मिलता है हमें, सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिकस। उसमें जो एक्टिव है कंपोनेंट दैट इज ट्राइग्लिसराइड ऑफ रिसिनोलिक एसिड। ये हमने लिया, जैसे ही इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लाइपेज एंजाइम इस पे एक्ट करता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है रिसिनोलिक एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और ये किसकी तरह काम करता है स्टिमुलेंट परगेटिव। यानी इसने क्या किया स्टिमुलेंट परगेटिव की तरह काम किया कैस्टर ऑयल ने। इसकी जो साइट ऑफ एक्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है तो इसका इफेक्ट थोड़ा जल्दी आ जाता है, अराउंड 3 आवर्स में। तो इसको अर्ली मॉर्निंग लिया जाता है। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा ज्यादा स्टिमुलेंट है, साइड ऑफ एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी जितने भी स्टिमुलेंट परगेटिव्स का उनकी जो साइड ऑफ एक्शन थी वो क्या थी, लार्ज इंटेस्टाइन थी। तो इनफैक्ट 6 से 8 घंटे में आता था, उनको रात को सोते समय लेते थे। कैस्टर ऑयल का इफेक्ट आता है 1 से 3 घंटे में, 1 से 3 घंटे में इसका इफेक्ट आ जाता है, और साइड ऑफ एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसको अर्ली मॉर्निंग लिया जाता है। तो ये सारी क्या है स्टिमुलेंट परगेटिव्स होते हैं। स्टिमुलेंट है मोर स्ट्रॉन्गर इन एक्शन है, तो इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर इन एक्शन है तो नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ये क्या करता है ज्यादा डोज ले ली तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स करता है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल में इसको यूज करते हो तो ये क्या कर सकता है मिसकैरेज कर सकता है, तो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी के अंदर मोस्टली जो प्रीफर करते हैं परगेटिव, हालांकि हमें बल्क फॉर्म में देना चाहिए, अगर उससे इफेक्ट नहीं आ रहा है तो लिक्विड पैराफिन हम प्रेगनेंसी के अंदर प्रीफर करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। लेकिन स्टिमुलेंट परगेटिव्स तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ज्यादा यूज किया तो ये क्या करता है आयरन इम्बैलेंस, तो इनके साथ थोड़े से साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, तो इसको हमें सोच समझ के प्रीफर करना है। लास्ट परगेटिव इज ऑस्मोटिक परगेटिव। ऑस्मोटिक परगेटिव्स में मेनली हम सलाइन
ये क्या कहते हैं, इनकी मैकेनिज्म की बात करें तो ये कैसे काम करती है, नाम से ही पता चल रहा है, दे एक्ट बाय ऑस्मोटिकली। देखो आयंस है तो इनका क्या होगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और डाइजेशन भी नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, ना तो इनका डाइजेशन होगा ना इनका एब्जॉर्प्शन होगा। इट विल रिमेन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में रहेगा, एक्ट ऑस्मोटिकली, ऑस्मोटिकली एक्ट करेगा। आयन है तो एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को अपने अंदर खींचेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो इससे क्या होगा, बल्क कंटेंट बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्सली इंक्रीज इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस एंड इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। तो यानी इसने कैसे काम किया, सोडियम, इन्होंने जो ऑस्मोटिक परगेटिव्स है इन्होंने कैसे काम किया, सबने एक्ट बाय ऑस्मोटिकली। आयंस है, ना तो इनका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से, ना डाइजेशन, इट विल रिमेन इन इंटेस्टाइन। तो कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है तो वाटर को ह्यूमन में एब्जॉर्ब करेंगे तो बल्क कंटेंट बढ़ा देंगे स्टूल का, तो क्या होगा, वो प्रेशर ज्यादा डालेगा तो प्रोपल्सिव मूवमेंट बढ़ेगी और इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। इनका जो इफेक्ट आ जाता है, जो सलाइन परगेटिव्स होते हैं इनका इफेक्ट आ जाता है 1 से 3 घंटे में, 1 to 3 आवर्स में। लेकिन अगर सोडियम मैग्नीशियम ज्यादा यूज कर दिया तो ये क्या हो सकता है, आयन इम्बैलेंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को रीनल इनसफिशिएंसी है और आपने मैग्नीशियम यूज किया तो उसका एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो क्या होगा, मैग्नीशियम बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, हाइपर मैग्नीशियमिया। ऐसे ही अगर कोई CHF का पेशेंट है तो उसमें हमें सोडियम नहीं देना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये हो गया अपने सलाइन परगेटिव मैकेनिज्म एंड साइड इफेक्ट। लास्ट में लैक्टुलोज डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म लैक्टुलोज की एज अ परगेटिव मैंने बता दिया आपको, ऑस्मोटिकली ही काम करेगा। लैक्टुलोज ये भी क्या है, ऑस्मोटिक परगेटिव है। मैकेनिज्म इसकी क्या होगा, परगेटिव की तरह काम करेगा, ऑस्मोटिक परगेटिव की तरह काम करेगा। जो मैकेनिज्म अभी मैंने डिस्कस की थी वही है, इट एक्ट एज अ ऑस्मोटिक परगेटिव, क्योंकि लैक्टुलोज क्या होता है, इट इज अ डाइसैकेराइड ऑफ फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। तो शुगर है, कंसंट्रेटेड है, इट विल रिमेन इन ल्यूमन, ल्यूमन है तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो इंक्रीज बल्क कंटेंट, बल्क कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज पेरिस्टालसिस और उससे क्या होगा, इंक्रीज इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। तो यानी इसने एक्ट एज अ ऑस्मोटिकली काम किया है परगेटिव का। इसके अलावा लैक्टुलोज की एक अनदर मैकेनिज्म भी है जिसको हम किसमें यूज करते हैं, पहली मैकेनिज्म बता दी मैंने, सेकंड तो इसको यूज कहाँ किया आपने, कहाँ किया इसको आपने यूज में, कॉन्स्टिपेशन में इसको यूज करते हैं लैक्टुलोज को कॉन्स्टिपेशन में। इसका इफेक्ट जो आता है वो 1 से 3 दिन में आता है, 1 to 3 days। सलाइन परगेटिव में इफेक्ट आ गया 1 to 3 आवर्स में। लैक्टुलोज का इफेक्ट आता है 1 से 3 दिन में। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, लैक्टुलोज की बोतल आती है, रात को सोते समय लेते हैं तो 1 से 3 दिन में इसका इफेक्ट आ जाता है। बहुत कॉमन यूज किया जाता है लैक्टुलोज को। तो इसका पहला यूज कॉन्स्टिपेशन में करते हैं। जो आपसे पूछा जाता है, राशनल ऑफ लैक्टुलोज इन हिपैटिक इनसेफेलोपैथी, तो अनदर यूज इसका होता है वो होता है हिपैटिक इनसेफेलोपैथी। ये आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट नोट आता है 2 नंबर का कि व्हाई लैक्टुलोज इज यूज्ड इन हिपैटिक इनसेफेलोपैथी। नॉर्मली क्या होता है सबके अंदर, नॉर्मल पर्सन में इंटेस्टाइन में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं और वो क्या करते हैं, अमोनिया सिक्रीट करते हैं ल्यूमन के अंदर बाय बैक्टीरिया। ये अमोनिया कहाँ चली जाती है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में। लीवर में चली गई, वहां पे क्या हो जाता है इसका डिटॉक्सिफिकेशन यानी इनएक्टिव। तो नॉर्मली ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी में ल्यूमन में अमोनिया बन रहा है, लीवर में जा रहा है और डिटॉक्सिफाई हो रहा है। पर अगर किसी का लीवर डैमेज है, लीवर डैमेज है तो अब ये अमोनिया बना
फर्मेंट हो गया तो ये डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, तो इसका लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई अमोनिया की, ब्लड में चला गया, ठीक है, ब्लड में चला गया यानी सर्कुलेशन में, और सर्कुलेशन से कहां चला जाएगा, ऑर्गन में इंक्लूडिंग ब्रेन, और क्या करेगा, ब्रेन टॉक्सिसिटी, यानी लीवर के डैमेज होने की वजह से क्या हो गया, ब्रेन टॉक्सिसिटी, क्योंकि अमोनिया ब्रेन में चला गया, तो इसको बोलते हैं हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या देते हैं, लैक्टुलोज। ये लैक्टुलोज दिया तो जैसे ही लैक्टुलोज इंटेस्टाइन में गया, ये क्या करता है, अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज सीक्रेट लैक्टिक एसिड इन द इंटेस्टाइन, तो लैक्टिक एसिड है तो ये क्या करेगा, एच आयन देगा, ये एच आयन NH3 के साथ जुड़ के NH4 बनेगा, और इसका क्या होता है, नो एब्जॉर्प्शन, तो ये जाएगा ही नहीं, तो क्या करेगा, ब्रेन डैमेज, ब्रेन टॉक्सिसिटी नहीं करेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ लैक्टुलोज इन हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। ये मैकेनिज्म आपसे पूछी जाती है। तो लैक्टुलोज के दो मोस्ट कॉमन यूज है, कॉन्स्टिपेशन में, किसी को फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है, और सेकेंड इज हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। तो ये अपना हो गया आज परगेटिव। क्वेश्चन नहीं आपका जो आता है, लिक्विड पैराफिन पे शॉर्ट नोट आता है, लैक्टुलोज पे शॉर्ट नोट आता है। लास्ट अपन इसके थेरेपेटिक यूजेस पढ़ लेते हैं, परगेटिव का थेरेपेटिक यूजेस कहाँ कहाँ है। थेरेपेटिक यूजेस ऑफ परगेटिव, पहला यूज मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन मीन्स कोई ऑर्गेनिक कोज नहीं है, उसकी अल्टर्ड हैबिट की वजह से है, दैट इज फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। पासेज ऑफ हार्ड स्टूल दैट रिक्वायर्ड स्टेनिंग। ऑर्गेनिक का मतलब कोई कोज है, मे बी सम ट्यूमर इन द इंटेस्टाइन, मे बी सम ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी वजह से पास नहीं हो पा रहा, तो ऑर्गेनिक के अंदर हमें क्या करना है, ट्रीट द कोज। लेकिन फंक्शनल में वी कैन यूज परगेटिव। दूसरा हम बेड-रिडन पेशेंट में यूज करते हैं, जैसे कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, बेड-रिडन है, पोस्ट ऑपरेटिव है, MI का पेशेंट है, स्ट्रोक का पेशेंट है, तो इनमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट क्या हो जाती है, स्लगिश हो जाती है। तो इसमें अगर हमें प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन के लिए तो हम क्या देते हैं, लैक्टुलोज, या हम क्या यूज कर सकते हैं, स्टूल सॉफ्टनर। इनका इफेक्ट 1 से 3 दिन में आएगा। तो अगर प्रिवेंट करना है तो डाइटरी फाइबर्स, बल्क फॉर्मिंग परगेटिव मोस्ट कॉमन, लैक्टुलोज, स्टूल सॉफ्टनर। लेकिन ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, मेनली एनिमल यूज किया जाता है। ये क्या है, सोप या ग्लिसरीन का सॉल्यूशन होता है, इसका इफेक्ट विद इन मिनट्स, 1 घंटे में आ जाता है। इसके अलावा हम सलाइन परगेटिव यूज कर सकते हैं, तो ये ट्रीट करने के लिए। ऐसे ही किसी को हेलमिंथिक इन्फेक्शन था और उसको हमने एंटी हेलमिंथिक ड्रग दे दी, उसने क्या किया, एंटी हेलमिंथिक, उस हेलमिंथिक को तो मार दिया, लेकिन वो इंटेस्टाइन में ही पड़ा है, तो उसको हमें इवेक्यूएट करना है, तो उस समय हम सलाइन परगेटिव यूज करते हैं। तो आफ्टर एंटी हेलमिंथिक ट्रीटमेंट टू इवेक्यूएट वॉम। लास्ट, कोई फूड पॉइजनिंग है या ड्रग पॉइजनिंग है, उस केस में भी हम क्या करते हैं, सलाइन परगेटिव यूज करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन थेरेपेटिक यूजेस ऑफ परगेटिव है, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन में, बेड-रिडन पेशेंट में, आफ्टर हेलमिंथिक इन्फेक्शन, फूड एंड ड्रग पॉइजनिंग। एक होता है फॉर क्लीनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का कोई ऑपरेशन करना है या उसका एक्सरे लेना है या कोलोनोस्कोपी करना है, तो हमें इंटेस्टाइन को क्लीन करना है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, सलाइन परगेटिव। तो बिफोर इंटेस्टिनल ऑपरेशन, कोलोनोस्कोपी या इंटेस्टिनल एक्सरे, तो इसे हम सलाइन परगेटिव यूज करते हैं। यानी हमें इमरजेंसी है और फटाफट ट्रीट करना है तो सलाइन परगेटिव यूज करो, और अगर हमें प्रिवेंट करना है तो वी यूज बल्क फॉर्मिंग, लैक्टुलोज या स्टूल सॉफ्टनर। तो दिस इज ऑल अबाउट परगेटिव। थैंक यू।